So hi guys, welcome back to one more new video of economics, new chapter that is indifference curve analysis. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, सो दैट हम चीज़ों को रिलेट कर पाएं, कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में हमने देखा था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें हमने इकोनॉमिक्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश की थी। फिर हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, फिर हमने देखा थ्योरी ऑफ डिमांड, वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हमने देखा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि कैसे एक प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप है। उससे अगले चैप्टर में हमने देखा जो था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हमने देखा कि ठीक है देयर इज रिलेशनशिप, बट हम कैसे मेजर कर सकेंगे, कैसे मेजर करें कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है जब हम प्राइस में जब हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उस क्वांटिटी को, जो चेंज की क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे थे, ऐसे अलग अलग मेथड्स जिससे हम मेजर कर सकते हैं उस चेंज को। उसके बाद हमने यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट किया था। यूटिलिटी के चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे कोई भी कंज्यूमर इसीलिए किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट उसे कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो यूटिलिटी इज द मेन थिंग जिसके कारण एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। तो यूटिलिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके बाद हमने देखा कि यूटिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। फिर हमने देखा यूटिलिटी एनालिसिस में कि कैसे हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं। उसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं और फिर हम देखते हैं कैसे एक कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है, उसकी सेटिस्फेक्शन है किसी प्रोडक्ट के लिए, उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, मैक्सिमाइज किया जा सकता है, कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सारा खेल किस चीज का है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने का, इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यूटिलिटी एनालिसिस को ही कंटिन्यू करते हुए ये चैप्टर भी उसकी सीरीज में आता है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, पर अब इस चैप्टर की जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमें यूटिलिटी को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में भी हम यूटिलिटी ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूरत यह पड़ी कि लास्ट चैप्टर में यूटिलिटी के हमने एक अजम्पशन, एक चीज अज्यूम की थी कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। बट अब कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करना इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो बता सके कि कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद कितनी यूटिलिटी उसने गेन की। उसको हम कार्डिनल नंबर्स में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा डिवाइस ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपने एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया, क्या आप बता सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में कि उसने आपको कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड की? ऑफ कोर्स नॉट। सो इसीलिए हमने एक यूटिलिटी को एक नए एंगल से समझने की कोशिश की है इस चैप्टर में। बट आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि उस चैप्टर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, उस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसने हमें बहुत इंसाइट्स दी, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दी, कैसे इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, कैसे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो दैट चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, पर ये चैप्टर उससे भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एक नए एंगल से यूटिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अब वो नया एंगल है क्या, किस तरीके से अब हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे अगर कार्डिनल नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप यूटिलिटी को कंपेयर तो कर सकते हैं? अगर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए, अगर आपने एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया और फिर उसके बाद आपने एक और प्रोडक्ट कंज्यूम किया, ठीक है, तो आप ये तो बता सकते हैं किस प्रोडक्ट ने आपको ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड की, किसने कम यूटिलिटी प्रोवाइड की, किस प्रोडक्ट ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करी है आपको, किसने कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करी। हम कंपेयर तो कर सकते हैं, यस दैट कंपैरिजन इज पॉसिबल। इसी फाउंडेशन पे ये सारा चैप्टर टिका हुआ है कि हम यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं, दो प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, दो सेट्स की यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं। और इसी कंपैरिजन को करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व।
ठीक है। तो अब इस चैप्टर पे आते हैं जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। दो सेट्स की, दो प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी को कंपेयर करेंगे, उससे देखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंस कर्व की। एंड डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, दैट यील्ड्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जिसका हर एक पॉइंट आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो करता है, डिनोट करता है ऑफ एक्स एंड वाई प्रोडक्ट के, जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को। एक ऐसी कर्व जिसका हर एक पॉइंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो करता है, जो एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आई नो अभी आपको समझ नहीं आया होगा, अभी हम इसको ग्राफ की और टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आए। अब देखते हैं इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या है और फिर देखेंगे इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो इंडिफरेंस स्केड्यूल में हमें देखने को मिलता है कि देयर आर 4 पॉइंट्स जिसको हमने नाम दिया है ए बी और ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब कॉम्बिनेशन हैं किसके? ये दो प्रोडक्ट्स, फर्स्ट है एप्पल, सेकंड है ऑरेंज। दो प्रोडक्ट हैं जिनकी यूनिट्स हैं, ये उसकी 1 यूनिट, उसकी 10 यूनिट। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, 1 10 2 7 3 5 4 4, ऐसी कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एप्पल की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, और जो ऑरेंज की वैल्यू है वो है 10। ठीक है, इसका मतलब कि कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एप्पल की और 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है ऑरेंज की। ठीक है, तो ये है ए पॉइंट। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि इसको ये एक्स सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को, ये कॉम्बिनेशन एक्स सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं जिसमें द वैल्यू ऑफ एप्पल्स इज 2 एंड द यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस आर 7। ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर दैट वी हैव अज्यूम्ड एज एक्स। ठीक है, उसके बाद देयर इज सी पॉइंट जिसमें फिर 3 कॉम्बिनेशन हैं, 3 यूनिट्स हैं एप्पल की और 5 यूनिट्स हैं ऑरेंज की, जिसको हम सी पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एज एक्स। और उसके बाद देयर इज लास्ट कॉम्बिनेशन जिसमें 4 और 4, जिसको हम पॉइंट डी कह रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन भी एक्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, तो इस इंडिफरेंस कर्व पे हर एक पॉइंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन शो कर रहा है दो प्रोडक्ट्स की यूनिट्स का, जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, क्या जरूरत है इंडिफरेंस कर्व बनाने की, तो अभी आपको धीरे धीरे हर चीज समझ आएगी, सो डोंट वरी। अब देखते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या है। ठीक है, इंडिफरेंस मैप इज नथिंग बट अ ग्राफ विच शोज सेवरल इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, हमने इंडिफरेंस कर्व में देखा था कि एक ग्राफ पे एक इंडिफरेंस कर्व थी। अब ये इस ग्राफ पे 4 इंडिफरेंस कर्व्स नजर आ रही हैं। तो एक ऐसा ग्राफ जो सेवरल इंडिफरेंस कर्व्स को डिनोट करे, शो करे, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, तो अब इंडिफरेंस मैप की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इंडिफरेंस कर्व तो हमें समझ आ गई कि वो डिफरेंट पॉइंट्स शो करता है जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। पर ये इंडिफरेंस मैप क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट को छोड़ो, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं जहां मैं एप्पल्स कंज्यूम कर रहा हूँ 3, ठीक है, और ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूँ 5। ठीक है,
तो इस पॉइंट लेवल पे मेरी जो कंज्यूमर है उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, लेट्स अज्यूम एक्स। ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट से आगे मूव करूं, ठीक है, और इस पॉइंट पे यू कैन सी कि जो वैल्यू ऑफ एप्पल है वो चेंज होकर 3 से 6 हो जाती है, और ऑरेंज के जो जो यूनिट्स हैं 5 वो सेम रहते हैं। तो अगर इस पॉइंट को मैं y कहूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको अगर मैं y पॉइंट कहूँ और इस पे जो वैल्यू ऑफ एप्पल्स है वो है 6, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ नहीं आएगी, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज, सॉरी दैट वाज करेक्ट, वैल्यू ऑफ एक्स इज 6 एंड वैल्यू ऑफ ऑरेंजेस इज 5। नाउ यू कैन सी हियर कि जो एक्स पे जो हमने एप्पल्स डिनोट किए हैं उसकी वैल्यू पहले थी 3, ठीक है, बाद में वो हो गई 6, बट वैल्यू ऑफ ऑरेंजेस इज सेम 5 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल्स की वैल्यू चेंज होगी, दैट मीन्स कि अब पहले कंज्यूमर 3 एप्पल्स कंज्यूम कर रहा था, अब वो 6 एप्पल कंज्यूम कर रहा है। तो कैन वी से कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी अब, क्योंकि अब वो ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है। पहले वो 3 कर रहा था, अब वो 6 कर रहा है, ठीक है। तो एज ए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज्ड, तो अब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्स पॉइंट पे जितनी सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर गेन कर रहा था वो ज्यादा है, वो कम है वाई पॉइंट से। तो वी कैन से कि सेटिस्फेक्शन ऑफ पॉइंट वाई इज मोर देन द पॉइंट एक्स, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से, पहले हम राइट मूव किए थे, अब हम ऊपर मूव करें अगर, तो इस पॉइंट पे अगर इसको हम z कहें और इसमें देखें कि वैल्यू ऑफ x इज सेम 3, बट अब जो वैल्यू ऑफ y थी जिसमें हमने ऑरेंजेस को डिनोट किया है वो इंक्रीज हो गई है, वो अब लेट्स अज्यूम 7 हो गई है, ठीक है। तो 7 को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो अब यू कैन सी के व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट z, value of x remains the same, but value of y is has now been increased from 5 to 7. Value of oranges that is on y-axis has been increased from 5 to 7. फिर एक प्रोडक्ट्स की यूनिट्स इंक्रीज हो गई, तो अगर प्रोडक्ट्स हमने एक कंज्यूमर ने ज्यादा कंज्यूम किए तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। सो दैट मीन्स के जो सेटिस्फेक्शन है एट पॉइंट z इज ऑल्सो मोर देन द पॉइंट x। z पे जो सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर गेन कर रहा है दैट इज मोर देन द पॉइंट x, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट z पे भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड और यहाँ पे भी यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिफरेंस मैप से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हम राइट मूव करें एक इंडिफरेंस कर्व से, दैट वाज IC1, इससे अगर हम राइट मूव करें या अप मूव करें, दोनों ही जगह एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है किसी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो हमें ये सीखने को मिला कि IC1 से IC2 की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब अगर हम फिर मूव करें आगे और राइट और टॉप, तो इसका मतलब IC3 जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है ऑफ प्रोडक्ट एप्पल एंड ऑरेंज, वो इस पॉइंट पे ज्यादा होगी, इन पॉइंट्स पे ज्यादा होगी। इसके हर एक पॉइंट पे वो जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो ज्यादा होगी फ्रॉम द पॉइंट IC2 और IC1, एंड सेम इज द केस विद IC4। IC4 भी जो कॉम्बिनेशन शो कर रहा है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाले हैं एज कंपेयर टू पॉइंट ऑफ IC3, IC2 और IC1। तो इंडिफरेंस का मैप से हमें ये सीखने को मिला कि एज वी मूव अप जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। ये कर्व हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द कॉम्बिनेशंस ऑफ IC4 आर ग्रेटेस्ट, फिर IC3 आएगा,
फिर आएगा IC2 और फिर आएगा IC1। सो IC1 हमें शो कर रहा है ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसकी जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर को वो सबसे कम मिल रही है, और सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है? IC4 पे, क्योंकि IC4 पे प्रोडक्ट्स की जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहला लॉ है ये इस चैप्टर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो बहुत ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पहले ये देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन को भूल जाओ, अभी सिर्फ ये देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने इंडिफरेंस मैप में देखा कि अगर जिस इंडिफरेंस मैप में हमने देखा कि इंडिफरेंस मैप है, ऐसा ग्राफ है जो दो और एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, एक इंडिफरेंस मैप है। इसमें हमने ये देखा अभी कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाऊं, एक इंडिफरेंस कर्व से ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाऊं, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जिस पे वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज 5, ठीक है, अगर इसको कनेक्ट कर दें तो यू कैन सी के वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ x हैं जो वो है 3, और जो यूनिट्स ऑफ y हैं वो कितने हैं? 5। ठीक है, तो इसको मैं कह रहा हूँ x, इसको मैं a पॉइंट कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं इस पॉइंट से आगे मूव कर जाऊं तो वी कैन सी क्लियरली कि जो वैल्यू ऑफ x है वो अब इंक्रीज होकर 5 हो गई है, बट यूनिट्स ऑफ y वो अभी भी सेम है। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट B। तो अब ध्यान से समझो इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ए पॉइंट पे हमने देखा कि जो x के यूनिट्स हैं, x प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, वो 3 से 5 हो गए। वो क्या हो गए? 3 से 5। ठीक है, तो हमने देखा था कि सेटिस्फेक्शन तो इंक्रीज होगी। तो अब लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैंने Z लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर ने गेन किया है, क्योंकि प्रोडक्ट्स यूनिट्स इंक्रीज हो गए, प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो गई, तो वो इंक्रीज्ड सेटिस्फेक्शन, गेन्ड सेटिस्फेक्शन इज Z। आई हैव डिनोटेड इट बाय Z। ठीक है, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। अब देखो, अब हमने ये भी देखा कि जो y के यूनिट्स हैं वो कितने रहे? वो 5 के 5 ही रहे, तो 5 के 5 ही रहे। ठीक है, अब एक कंज्यूमर चाहता है कि वो x के यूनिट्स तो इंक्रीज करे, वो x के यूनिट्स तो ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, बट वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है अगर जो मैंने z लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन की है एज अ कंज्यूमर, अगर मैं उसको सेक्रीफाइस कर दूं इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ y, तभी पॉसिबल है ना। क्योंकि देखो, अगर आपको कुछ पैसे ज्यादा मिल गए हैं तो आप उसको वापस करोगे तभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहोगे। तो सेम इज द केस हियर, मैंने z लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज अ कंज्यूमर गेन की बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ x फ्रॉम 3 to 5। तो अब अगर मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना है तो मुझे कुछ y के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y कितना होगा देखते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x का मतलब है कि अगर मुझे x की एक यूनिट गेन करनी है, ठीक है, तो मुझे कितनी y की यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो अब ये यहां से देखते हैं। देखो, अब मैं ये यहां पे पहुंच गया था। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ x। अगर अब मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहना है तो मुझे यहां पे आना पड़ेगा, और यहां पे आने के लिए मुझे y के कुछ, अगर मैं इसको 2 कह दूं, ठीक है, तो y के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू यहां कितनी आ रही है? 2। ठीक है, तो मुझे इसको 5 नहीं, इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने सेक्रीफाइस करे मैंने यूनिट्स ऑफ y? तो मैंने 3, देखो 5 - 2 इज 3, तो मैंने 3
3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स ऑफ एक्स फॉर वाई कितना होगा? ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स के एक यूनिट को गेन करने के लिए वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? दैट इज 3:1। 3 का मतलब है कि y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, और 1 का मतलब है कि एक यूनिट ऑफ x को गेन करने के लिए। सो दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के किसी प्रोडक्ट के एक यूनिट को गेन करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो हमें समझ आ गया कि किस x के एक यूनिट को गेन करने के लिए y के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो अब कम होने लग जाएगा जब आप एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स को कंज्यूम करोगे। ठीक है, अगर अब मैं सेकंड यूनिट ऑफ एक्स को गेन करूं, ठीक है, गेन किया, और अब मैं चाहता हूं कि मैं सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहूं, तो y के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करूंगा। पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अब मैं उतने यूनिट्स नहीं सेक्रीफाइस करूंगा, अब मैं कम यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा। जैसे कि अब मैं 2 सेक्रीफाइस करूंगा और उसके बाद अज्यूम करो कि मैं और कम यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा इन ऑर्डर टू गेट जस्ट 1 यूनिट ऑफ x। ठीक है, तो अब ये हो क्यों रहा है? वाई दिस, according to this law, why this marginal rate of substitution is diminishing? Why this is diminishing? ये अब इसके पीछे का रीजन है, अगर आपने पिछले चैप्टर्स लगाए हैं तो उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके कारण ये हो रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज कर रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? आप उसको रिलेट करके चीजों को पढ़ो। पिछले चैप्टर में कोई लॉ पढ़ा था और इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। चीजें रेलेवेंट रहती हैं हर चैप्टर में, चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी आपको, इसलिए आपको समझ आएगा। देखो, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि अगर कोई कंज्यूमर एडिशनल यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस। क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहां भी तो हम वही कर रहे हैं, एक्स की पहले एक यूनिट कंज्यूम की, फिर दूसरी करी और फिर तीसरी करी। ठीक है, तो जब हम एडिशनल यूनिट्स एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की डिक्रीज नहीं होगी फॉर दैट कंज्यूमर? ऑफ कोर्स होगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले जब मैं उसके एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए 3 y के यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था, तो अब मैं कम करूंगा, 2 करूंगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। उसके बाद अब मैं और कम यूनिट सेक्रीफाइस करूंगा इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई है। ठीक है, तो ऐसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम होता रहता है और हम सेम इंडिफरेंस कर्व, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे भी रहते हैं बाय गेनिंग द एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स। तो ये सब एक ही सब पिछले लॉज एक ही ग्राफ में हमें नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी हमें नजर आया। यहाँ पे हमने देखा कि हाउ डज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वर्क्स। तो यहाँ एक चीज देखने की है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एक एक्सटेंसिव फॉर्म है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब लास्ट में एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बीच और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी और अच्छे से समझ आएंगी, दोनों चैप्टर्स को हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इस पिछले चैप्टर में देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हमने इस चैप्टर में किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है,
तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा था कि जब हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इसमें अगर हम मनी को रिलेट करके देखें, ठीक है, तो अगर एक कंज्यूमर इसके 10 रुपीज पे कर रहा है तो एक रैशनल कंज्यूमर जब देखेगा कि सेकंड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, सो एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी इसके लिए 10 रुपीज पे नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम है और वी आर पेइंग मोर प्राइस। तो ही इज सपोज टू पे 8 फॉर सेकेंड यूनिट, और फॉर थर्ड यूनिट ऑल्सो ही इज सपोज टू पे 7 रुपीज in order to stay in order to make this a profitable business, ठीक है। क्योंकि वो मार्जिनल यूटिलिटी तो गेन कर रहा है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता कि ज्यादा पे कर दे फॉर लेस मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे भी अगर वो 10 पे कर देता, यहाँ पे भी 10 पे कर देता, तो टोटल इसका टोटल करके अगर हम देखें तो ये 15 आएगा, और यहाँ पे हम पे कर रहे हैं इन दोनों का टोटल करके, इन दोनों में अगर वो 10 पे कर देता तो यहाँ पे 20 आता जो हमने मनी दी, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों की तो 15 है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे हमने देखा कि इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ एक्स, जो भी वाई के यूनिट सेक्रीफाइस एक कंज्यूमर करेगा उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 है। अब जब वो सेकंड यूनिट कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, तो यहाँ पे वो अब कम यूनिट्स वाई की सेक्रीफाइस करेगा, उसके बाद वो और कम यूनिट्स ऑफ वाई सेक्रीफाइस करेगा इन ऑर्डर टू गेट द थर्ड यूनिट ऑफ एक्स, ठीक है। तो दोनों में सेम ही चीज हो रही है, यहाँ पे बस मनी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यहाँ पे हम कम मनी पे कर रहे हैं, कम मनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। यहाँ पे मनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यही डिफरेंस है दोनों लॉज में।